नमस्कार। कक्षा द्वादशी कला वर्ग, विषय इतिहास, स्वर्णिम भारत, अध्याय का एक प्रकरण पृथ्वीराज चौहान। यह है पृथ्वीराज चौहान का चित्र। सम्राट पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने 1177 से लगाकर 1192 तक शासन किया, अर्थात हम कह सकते हैं कि 1166 में जिनका जन्म हुआ, मात्र 11 वर्ष की आयु में जिन्होंने शासन व्यवस्था को संभाला। मोहम्मद गोरी जब भारत पर आक्रमण कर रहे थे, तब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली व अजमेर के शासक हुआ करते थे। पृथ्वीराज चौहान वही पृथ्वीराज चौहान जिनको इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है के नाम से प्रसिद्ध हुए। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा की उपाधि से भी नवाजा गया था, अर्थात उनको राय पिथौरा भी कहा जाता था। पृथ्वीराज चौहान का जन्म, जैसा हमने पहले पढ़ा है, 1166 ईस्वी में हुआ। उनके पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद मात्र 11 वर्ष की अल्प आयु में उनको शासन यानी चौहान साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। पृथ्वीराज चौहान की मां, जिनका नाम था कपूरी देवी, एक बहुत कुशल राजनीतिज्ञ थी, अर्थात पृथ्वीराज चौहान को 11 वर्ष की आयु में शासन व्यवस्था को चलाने की बागडोर, पृथ्वीराज चौहान को पूरी शासन व्यवस्था की जानकारी उनकी माता कपूरी देवी ने समझाई। इसी कारण उन्हें इससे और उनकी सहायता करने में उस चौहान वंश के प्रधानमंत्री कदम्बास और सेनापति भुवनमल, इन दोनों ने भी पृथ्वीराज चौहान की शासन व्यवस्था को चलाने में काफी सहायता की। एक वर्ष अपनी माता के संरक्षण में रहने के बाद कहा जाता है कि 1178 में पृथ्वीराज ने शासन की बागडोर संपूर्णतः अपने हाथों में ले ली, यानी पूरी शासन व्यवस्था को स्वतः ही चलाना प्रारंभ कर दिया। इस शासन व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम एक काम किया। उन्होंने उच्च पदों पर, यानी शासन व्यवस्था के उच्च पदों पर अपने विश्वसनीय अधिकारियों यानी अपने विश्वास पात्र लोगों की नियुक्ति की, और कहा जाता है कि उन्होंने इससे और आगे बढ़कर विजय नीति भी प्रारंभ की। विजय नीति यानी अपने क्षेत्र को बढ़ाना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना। इस विजय नीति के लिए अलग अलग पुस्तकों में उनकी विजय नीति के बारे में बताया गया है। हम इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार उनके विजय नीति के 3 पक्ष पढ़ेंगे, यानी वो किस प्रकार अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए आगे बढ़ते थे, किस प्रकार शासन व्यवस्था को और अच्छा बनाने का काम करते थे। तो उनके विजय नीति के 3 पक्ष थे। पहला पक्ष था स्वजनों के विरोध से मुक्ति पाना, यानी अपने स्वयं के लोग, अपने स्वयं के व्यक्तित्व, अपने स्वयं के आसपास में रहने वाले परिवार सदस्य, राज्य के लोगों से जो थे, उनसे वो मुक्ति पाना, यानी उनका विरोध ना हो, इस प्रकार की व्यवस्था करना। दूसरा, पड़ोसी राज्यों का दमन। ये उनके लिए एक उपलब्धि भी थी तो इनकी एक भूल भी थी। उन्होंने आस पड़ोस के राज्यों के साथ दमन की नीति को अपनाया, यानी उस क्षेत्र को भी अपने अधीनस्थ करने का कार्य किया। और तीसरा आता है विदेशी शत्रुओं का मुकाबला। उन्होंने स्वतः ही विदेशी आक्रमणकारियों का मुंह तोड़ जवाब दिया और डटकर उनके साथ मुकाबला किया और विजय भी प्राप्त की। अब हम आगे चलते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में। सबसे पहले चलते हैं पृथ्वीराज चौहान का विजय अर्थात उनके साम्राज्य की व्यवस्था किस प्रकार रही। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान अर्थात पृथ्वीराज चौहान की विजयों के बारे में अगर हम पढ़ें तो पृथ्वीराज चौहान अल्प वयस्क आयु में, यानी कहा जाता है मात्र 11 वर्ष की आयु में उन्होंने शासन की बागडोर संभाली। ऐसी स्थिति में उनके चाचा, जिनका नाम था अपर गैंग ने शासन बनने के लिए विद्रोह आरंभ कर दिया और पृथ्वीराज चौहान ने उन्होंने पूर्ण तरह उनके साथ युद्ध हुआ और कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें परास्त कर दिया और उनकी हत्या कर डाली। परंतु विरोधी दल फिर भी शांत नहीं हुआ। अपर गैंग के छोटे भाई नाग अर्जुन ने विरोध का बिगुल बजा दिया, अर्थात पृथ्वीराज चौहान से पुनः विरोध करना प्रारंभ कर दिया। और कहा जाता है गुड़ग्राम, जिसको वर्तमान में गुरुग्राम भी कहा जाता है, गुरुग्राम पर नागा अर्जुन ने अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज चौहान द्वारा सेना भेजने पर नागा अर्जुन को पुनः पृथ्वीराज चौहान ने प्राप्त कर लिया और गुड़गांव से नागार्जुन भाग निकले और उनके सेनापति देवभट्ट ने कुछ समय तक
गुरुग्राम यानी गुड़गांव को बचाने का प्रयास अवश्य किया, परंतु पृथ्वीराज चौहान की सेना के सामने वे सफल नहीं हो पाए और विद्रोहियों को मौत की घाट उतार दिया गया। और कहा जाता है कि जिन लोगों ने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया उन सब के शीश यानी सिरों को काटकर किले की प्राचीर यानी दीवार पर लटका दिया गया था। इसका कारण था कि भविष्य में अन्य शत्रु इस कृत्य को देखकर पृथ्वीराज चौहान से विरोध ना करे। ऐसी स्थिति में अगर एक और घटना अगर देखें तो कहा जाता है कि जिस प्रकार उन्होंने विरोधियों का सर प्राचीर पर लटका दिए थे, एक ऐसी ही बर्बर जाति यानी 1182 में पृथ्वीराज ने गुड़गांव और हिसार के आसपास की बस्ती को बस्ती में बसी हुई यानी आसपास के क्षेत्र में बसी हुई एक जाति जिसका नाम है बंडानक नामक उपद्रवी जाति को पराजित कर अपने राज्य की उत्तर सीमा तक ही उनको सुरक्षित कर दिया। और उस समय के यानी समसामयिककार तथा उस समय के लेखक जिनका नाम था जिनपति सूरी जी ने पृथ्वीराज को बंडानकों के दमन का उल्लेख उनकी पुस्तक में किया जाता है। यानी उनके बारे में जानकारी अगर अपन प्राप्त करें तो बंडानकों के विजय की जानकारी पृथ्वीराज चौहान के तो वो जिनपत सूरी जी के माध्यम से उनकी द्वारा लिखित पुस्तकों के माध्यम से हमें प्राप्त की जा सकती है। प्रारंभिक सफलताओं के बाद और कहा जाता है कि प्रारंभिक सफलताओं के बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपनी भारतीय शासकों के सामने दिग्विजय नीति फैलाने का निश्चय किया और बंडानकों के दमन के बाद उनकी सीमा जो है वो चंदेलों के मोहबा राज्य से मिलने लगी और अपने कुछ सैनिकों की हत्या का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने 1182 में मोहबा राज्य पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में चंदेल शासक परम द्रिदेव के दो सेनापति, एक का नाम था आल्हा और दूसरा उदल लड़ते हुए और आला लड़ते हुए मारे गए। विजय पृथ्वीराज चौहान पंजूनराय को मोहबा का अधिकारी नियुक्त कर लौट आए और कहा जाता है कि इस प्रकार चंदेल वंश के मोहबा क्षेत्र को भी उन्होंने जीत लिया। पृथ्वीराज चौहान, अब हम पढ़ते हैं पृथ्वीराज के निजी जीवन के बारे में। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई द्वारा लिखित पुस्तक, उसमें कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने आबू की राजकुमारी इच्छनी के साथ विवाह कर गुजरात में उस समय चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय जो उनसे काफी अप्रसन्न हो गए थे। कहा जाता है कि भीमदेव द्वितीय भी इच्छनी से विवाह करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में भीमदेव जो है पृथ्वीराज चौहान के विद्रोहियों के अंदर उनका भी नाम आना प्रारंभ हो गया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार दोनों शासकों के बीच संघर्ष का वास्तविक कारण उनके राज्यों की सीमाएं मिलना भी थी। केवल यही नहीं था कि वो इच्छनी से विवाह करना चाहते थे, दोनों शासकों की महत्वाकांक्षाएं थी। दोनों शासकों के बीच छोटी मोटी झड़पों के बाद कहा जाता है कि जगदेव जो प्रतिहार वंश के शासक थे उन्होंने उनकी मध्यस्थता करवाई और संधि की, किंतु इस संधि में जो परंपरागत वैमनस्य यानी परंपरागत जो विद्रोह था वो समाप्त नहीं हो पाया और चौहान और चालुक्य देश द्वेष जो था यानी बैर जो भीतर ही भीतर सुलगता रहा। यानी ये इसका कारण हम आगे पढ़ेंगे। जब पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में आस पड़ोस के राज्यों ने उनकी सहायता नहीं की तो ये वैर उस समय पूर्ण रूप से उनके सामने झलका। पृथ्वीराज चौहान, एक और घटना अगर लें तो पृथ्वीराज के शासन के पूर्व के क्षेत्र में कनौज जो कि गढ़वाल राज्य के शासकों के अधीन था और उस समय वहाँ के राजा हुआ करते थे जयचंद। दिल्ली पर नियंत्रण पृथ्वीराज चौहान का था और गढ़वालों के बीच पृथ्वीराज चौहान और गढ़वालों के बीच जो परंपरागत यानी प्राचीन जो वैमनस्य यानी विरोध था वो चला ही आ रहा था। पृथ्वीराज दिग्विजय योजना को पूर्णता प्रदान करने चाहते थे, इस हेतु उन्होंने कनौज को अपने राज्य में मिलाने की इच्छा जाहिर की। वहीं जयचंद भी उसकी होड़ में विजय योजना बना रहा था। इस कारण दोनों के बीच संघर्ष होना आवश्यक था यानी अवश्यंभावी था, जरूरी था। पृथ्वीराज द्वारा कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री संयोगिता
को बलपूर्वक अपहरण कर उनके साथ विवाह कर दिया। तो यह काम आग में घी डालने जैसा था। दोनों शासकों के बीच संघर्ष और अधिक बढ़ गया और जयचंद अवसर की तलाश में था। वो ये अवसर ढूंढना चाहता था जिससे वो पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में पराजित कर सके। और एक प्रचलित मत के अनुसार कहा जाता है कि जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए मोहम्मद गोरी से सहायता मांगी और मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज के साथ युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया। पुरातन प्रबंधन संग्रहण के अनुसार गोरी के हाथों पृथ्वीराज की पराजय की खबर सुनकर जयचंद ने, कहा जाता है कि जयचंद ने अपने राज्य भर में खुशियां मनाई, मिठाइयां बांटी थी। परंतु अलग अलग इतिहासकारों द्वारा इस मत के लिए अलग अलग मतभेद हैं। किसी ने पृथ्वीराज चौहान को हार स्वीकार की, कोई कहता है पृथ्वीराज चौहान नहीं हारे। इसके लिए कोई पुख्ता जानकारी प्राप्त नहीं है। फिर आता है संयोगिता की कहानी, जयचंद की पुत्री संयोगिता। संयोगिता के बारे में, संयोगिता जयचंद की पुत्री, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखित पुस्तक, उसमें कहा जाता है कि संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम करती थी और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने के कारण विवाह करना चाहते थे। परंतु जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच हो रहे संघर्ष के कारण इन दोनों का विवाह होना संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में जयचंद अपनी पुत्री का संयोगिता का विवाह किसी अन्य राजा से करवाना चाहते थे। परंतु इस हेतु जयचंद ने, कहा जाता है कि अपने राज्य में राजसूय यज्ञ का आयोजन करवाया और हर क्षेत्र के राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया। इतना ही नहीं, जयचंद ने पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया और पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उन्होंने एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को द्वार के ऊपर खड़ा कर दिया। कहा जाता है कि उनको द्वारपाल की नियुक्ति दी गई। उस मूर्ति को द्वारपाल बनाया गया जिससे पृथ्वीराज चौहान का अपमान किया जा सके। स्वयंवर में सभी राजा महाराजा संयोगिता की वरमाला डालने का इंतजार कर रहे थे। ऐसी ही स्थिति में एक घटना होती है। संयोगिता उस वरमाला को ले जाकर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर पहना देती है और उसी समय कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान घटनास्थल पर पहुंचते हैं सेना सहित और संयोगिता को उठा कर ले जाते हैं। जयचंद और जयचंद के सैनिक पृथ्वीराज चौहान को रोकने का बहुत प्रयास करते हैं किंतु वे असफल रहते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत से इतिहासकारों में, जिसमें डॉक्टर R.S. त्रिपाठी, गौरीशंकर हीराचंद और विश्वेश्वर नाथ रेयू जैसे इतिहासकारों ने इसकी ऐतिहासिकता को मात्र प्रेमाख्यान यानी प्रेम का बखान कहकर अस्वीकार कर दिया। मैंने पहले भी कहा है कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, जबकि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक दी अली चौहान डायनेस्टिक्स में संयोगिता की घटना को ऐतिहासिक तथ्य स्वीकार किया है। वे कहते हैं कि इस प्रकार की घटना उस समय घटित हुई थी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच संघर्ष, हम लोगों ने तुर्क आक्रमण के समय पढ़ा है कि गजनी का गवर्नर जब मोहम्मद गोरी को नियुक्त कर दिया गया, 1175 में मुल्तान पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया और इसके बाद जब मोहम्मद गोरी आगे बढ़ा तो उसने गुजरात, सियालकोट और लाहौर के युद्धों में विजय हासिल की और अपनी शक्ति का परिचय दिया। राजस्थानी बहुत से स्रोतों, बहुत से पुस्तकों, लेखकों के द्वारा रचित कविताओं, गीतों के माध्यम से हमें यह जानकारी मिलती है कि इस दौरान पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गोरी के बीच अनेक बार लड़ाइयाँ हुई और हर बार मोहम्मद गोरी को पराजय का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज रासो में कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 21 बार युद्ध हुए। हमीर महाकाव्य में 7 बार युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन दोनों के बीच 2 निर्णायक युद्ध हुए। 1191 ईस्वी में लाहौर से रवाना होकर मोहम्मद गोरी तबर हिंद नामक स्थान पर अधिकार करते हुए तराइन तक पहुंच गया। यहाँ दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली सामंत, यानी सामंत का अर्थ होता है उनका अधीनस्थ, जिनको राजा महाराजा वहां नियुक्त करते हैं, तो दिल्ली सामंत गोविंद राज ने अपनी बर्ची से वार कर, बर्ची एक हथियार का नाम है, बर्ची से वार कर मोहम्मद गोरी को घायल कर दिया। ये भी उन इतिहासकारों की घटनाक्रम में वर्णित है। घायल गोरी अपनी सेना सहित
कहा जाता है कि गजनी भाग गया। पृथ्वीराज ने तबर हिंद पर अधिकार कर वहां के काजी जियाउद्दीन को बंदी बना लिया और उसके बाद एक बहुत बड़ी धनराशि के बदले उनको रिहा किया गया। ये भी इतिहास में वर्णित है। पृथ्वीराज चौहान, जो कि एक ऐसी घटना जो इतिहास को बदल देती है। कहा जाता है कि एक वर्ष बाद मोहम्मद गोरी अपनी सेना के साथ तराइन के मैदान में पुनः आ धमका। उसे पता था कि पृथ्वीराज चौहान से सीधा संघर्ष में वह जीत नहीं सकता। ऐसी स्थिति में उसने पृथ्वीराज से मुकाबला करने पहुंच तो गया, किंतु गौरी ने इस बार शत्रु को संधि वार्ता के झांसे में फंसा लिया। कहा जाता है कि कई दिन तक संधि वार्ता चलने के कारण पृथ्वीराज चौहान की सेना जो है वो निश्चित हो गई और आमोद प्रमोद में डूब गई। यानी आनंदमयी वातावरण उनकी सेना में छा गया कि अब हम निश्चित रूप से युद्ध जीत चुके हैं, संधि हो चुकी है। इसका फायदा उठाकर मोहम्मद गोरी ने एक दिन एक रात्रि में अचानक आक्रमण कर दिया और राजपूत सेना इस अप्रत्याशित आक्रमण को झेल नहीं पाई और पराजित हो गई। कहा जाता है कि पराजित पृथ्वीराज चौहान को सिरसा के पास सरस्वती नामक स्थान पर बंदी बना दिया गया। पृथ्वीराज दासों में कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी बंदी बनाकर गजनी ले गया, जहां शब्द भेदी यानी शब्दों की आवाज सुनकर भी वह व्यक्ति बाणों से उस स्थान पर बाणों का प्रहार कर सकता है। ऐसी शब्द भेदी बाण की जानकारी पृथ्वीराज चौहान को थी। जबकि समकालीन इतिहासकार हसन निजामी के अनुसार तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के अधीनस्थ शासक के रूप में अजमेर पर शासन किया। अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत। एक कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी गजनी ले गया। दूसरे इतिहासकारों के अनुसार, मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी के अधीनस्थता को स्वीकार कर लिया पृथ्वीराज चौहान ने और पृथ्वीराज चौहान को अजमेर का शासक बना दिया गया। इसामी के इस कथन के पक्ष में एक सिक्के का भी संदर्भ दिया गया है, जिसके एक तरफ मोहम्मद बिन साम और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान का चित्र अंकित है। इससे जानकारी भी मिलती है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की अधीनस्थता को स्वीकार कर लिया, परंतु अलग अलग इतिहासकारों के इसमें अलग अलग मतभेद हैं। परंतु हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा होता है, पृथ्वीराज चौहान जो कि इतने पराक्रमी योद्धा थे, परंतु वो पराजित हुए। इतिहास में उनके पराजय के बताया जाता है, लेकिन पराजय के कारण क्या थे, पढ़ते हैं। पहला, विजेता होने के बावजूद भी पृथ्वीराज चौहान एक दूरदर्शिता और कूटनीति का उनका अभाव था। जैसा कि उनकी विजय नीति में हमने पढ़ा है कि उन्होंने अपने ही लोगों से विरोध प्रारंभ कर दिए और दूसरा, पड़ोसियों के साथ उनके मैत्रिक संबंध स्थापित नहीं कर पाए। इसी के कारण युद्ध में उनकी सहायता नहीं की किसी ने। दूसरा, इसी कारण मोहम्मद गोरी के विरुद्ध संघर्ष में उनका कोई सहयोग नहीं मिला। दूसरा कारण, 1178 में जब मोहम्मद गोरी ने गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय पर आक्रमण किया तो उस समय पृथ्वीराज ने गुजरात की कोई सहायता नहीं की। ये उनकी एक बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि जब उनकी सहायता नहीं की गई तब तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की भी भीमदेव यानी गुजरात या अन्य किसी शासकों ने उनकी सहायता नहीं की। कहा जाता है कि यह उनकी भयंकर भूल थी। तीसरी भूल यह आती है कि तराइन का जब प्रथम युद्ध हुआ, उस युद्ध में पराजित होकर भागती तुर्क सेना यानी मोहम्मद गोरी की सेना मोहम्मद गोरी पर अगर आक्रमण कर दिया जाता तो उसी समय मोहम्मद गोरी को समाप्त किया जा सकता था। यह उनकी एक बहुत बड़ी भयंकर भूल सिद्ध हुई, उनको छोड़ देना। यदि उस समय शत्रु सेना पर प्रबल आक्रमण होता तो मोहम्मद गोरी भारत पर पुनः आक्रमण करने के बारे में कभी नहीं सोचता। संयोगिता के साथ विवाह करने के बाद उसने राज कार्यों की अपेक्षा अपना जीवन विलासिता में व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया। ये 4 भूलें सबसे बड़ी जिनके कारण कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। अब आता है पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन। पृथ्वीराज चौहान का जीवन, उनके युद्ध वृत्तांत, उनके निजी जीवन के बारे में, उनके विजयों के बारे में एक संक्षिप्त सा मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के अनुसार पृथ्वीराज चौहान एक वीर और साहसी योद्धा तो थे ही, अपने शासनकाल के प्रारंभ में यानी 11 वर्ष की आयु से ही वह युद्ध करते रहे और एक अच्छे सैनिक और सेनाध्यक्ष होने का प्रमाणित भी करते हैं। परंतु युद्धों में सफलता प्राप्त
कर उसने एक दल पंगलू यानी विश्व विजेता की उपाधि भी धारण की। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी के द्वारा छल कपट का सहारा लेने पूर्व वह किसी भी लड़ाई में नहीं हारे। पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है कि वह युद्ध में कभी हारे नहीं। तराइन के दूसरे युद्ध में भी उनकी हार केवल छल कपट के कारण ही संभव हो पाई। एक विजेता के रहते हुए, जिसमें विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जनार्दन, जनानक, विश्वस्वरूप, आसाधर आदि प्रमुख थे। चंद्रबरदाई उसका एक राजकवि हुआ करते थे, जिसका ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। इससे भी पृथ्वीराज चौहान के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है और हिंदी साहित्य का यह प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमने पढ़ा। कल हम स्वर्णिम भारत के आगे के और प्रकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कुछ प्रश्न जिन्हें हम घर बैठकर हल करना है वो इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, इतिहास में पृथ्वीराज चौहान किस नाम से प्रसिद्ध थे? उत्तर, राय पिथौरा। दूसरा प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब व उनकी माता का क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में और उनके पिता सोमेश्वर और माता कपूरी देवी थी। तीसरा प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान ने कितने वर्ष की आयु में शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी? पृथ्वीराज चौहान ने मात्र 11 वर्ष की आयु में यानी 1177 में ही राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। चौथा प्रश्न, 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने गुड़गांव और हिसार में बसी कौन सी प्रजाति को, उपद्रवी प्रजाति को पराजित किया था? उत्तर, बंडानकर नामक प्रजाति को उन्होंने, उपद्रवी प्रजाति को उन्होंने पराजित किया था। पांचवा प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान का विवाह किस राजकुमारी के साथ हुआ? उत्तर, पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान का विवाह आबू की राजकुमारी इंचनी के साथ हुआ था। प्रश्न क्रमांक 6, पृथ्वीराज रासो और हमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच कितनी बार युद्ध हुए? उत्तर, पृथ्वीराज रासो के अनुसार 21 बार और हमीर महाकाव्य के अनुसार 7 बार पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुए। तराइन का प्रथम व द्वितीय युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी और द्वितीय 1192 ईस्वी में। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया? पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया। ये तो थे लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। अब हमें निबंधात्मक प्रश्नों में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के कारणों के बारे में, पृथ्वीराज चौहान की विजय नीति के बारे में और पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन, ये तीनों प्रश्न करने हैं। धन्यवाद।